दिसंबर माह की सर्द रात में ममता जी और रामसी जी आराम से सो रहे थे। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। फोन की घंटी सुनते ही ममता जी के दिल में एक हुक सी उठी। समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मन में एक अनजाना सा डर पनप उठा था। फिर भी हिम्मत करके फोन उठाया तो दूसरी ओर से जो आवाज़ आई उसे सुनकर तो ममता जी की शरीर जैसे एकदम से सूना हो गया। पथराई आंखों से दरवाजे की ओर देखते हुए वो कुछ देर तक खामोशी से सुनती रही और फिर हैरानी से बोली, नहीं, यहाँ तो नहीं आई। कहते कहते उनके हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया और खुद निढाल होकर वही ज़मीन पर बैठ गई। अरे ममता जी, उठो, क्या हुआ? इसका फ़ोन था। किसका फ़ोन था? उठो, बोलो ममता, मेरी जान निकली जा रही है। अचंभित स्वर में रामसी जी बोले तो ममता जी ने कहा कि विकास का फ़ोन था। दामाद का नाम सुनते ही रामसी जी के चेहरे पर घिन का भाव आ गए और तलख आवाज़ में बोले, क्या कहा? उस निर्लज ने हमारी बेटी सविता। कहते कहते ममता जी रो पड़ी। क्या हुआ सविता को? रामसी जी ने चिंतित स्वर में पूछा तो ममता जी बोली कि पता नहीं, शाम से ही गायब है। वो उसकी नन्ही सी बच्ची सी भी उसके साथ है। ससुराल वाले कब से उसे खोजने में लगे हैं। यही पूछने के लिए उसने फ़ोन किया था कि वो मायके में तो नहीं आई। सविता गायब है, लेकिन वो यहाँ तो नहीं आई, तो कहाँ गई होगी? कहते कहते रामसी जी का गला भर आया। बुरी तरह घबरा उठे तो ममता जी बोली, ना जाने कहाँ गई होगी, किस हाल में होगी मेरी बच्ची। कितनी बार मैंने तुमसे कहा था कि हमारी बेटी बहुत परेशान है। वो लोग उसे पल पल तड़पाते हैं। अब हमें उसे वहाँ नहीं रहने देना चाहिए। यहाँ से ले आओ। लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी उन लोगों के अत्याचारों से। यूं ही नहीं रोती थी वो। फ़ोन पर सिसकते हुए ममता जी बोलती जा रही थी। तभी अचानक उन्हें ख्याल आया और बौखलाते हुए चिल्लाने लगी कि उसके घर के पास ही तो नहर बहती है। कहीं नहर में डूबकर तो। ये सुनकर रामसी जी जोर से बोले, बस भी करो ममता, जो भी जी में आ रहा है वही बोलती जा रही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ से परेशान होकर वो अपनी किसी सहेली के पास घर चली गई हो। सहेली से मिलने का दिल होगा और ससुराल वाले मना करेंगे ये सोचकर बिना बताए निकल गई होगी। क्या पता कल तक लौट आए। ऐसा कहते हुए रामसी जी अपनी पत्नी ममता जी को दिलासा दे रहे थे, लेकिन मन में तो बेटी की चिंता उन्हें भी खाए जा रही थी। तभी ममता जी गुस्से भरी निगाहों से अपने पति को देखते हुए बोली, अच्छा, कल तक लौट आएगी? कहाँ लौटेगी मेरी बच्ची? उस ससुराल में जहाँ के लोगों ने उसका जीना हराम कर दिया था, जो उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, या फिर अपने मायके वालों के पास आएगी जो उसे तड़पते हुए और पल पल मरते हुए देख रहे थे, लेकिन मुंह में दही जमाए बैठे थे। उस घुटन और बेचैनी में जब उसका जीना दुसवार हो गया तो और कौन सा रास्ता बचा था उसके पास? जब जान ही गंवानी है तो फिर तिल तिल कर क्यों मरना? एक ही झटके में जान क्यों न चली जाए? यही सोचकर हमारी बच्ची ने यह कदम उठाया होगा। कहते कहते हाँफने लगी ममता जी, लेकिन मन की पीड़ा जरा भी कम न हुई। ममता जी और रामसी जी के कमरे से आती हुई आवाज़ों ने उनकी छोटी बेटी रिया को भी जगा दिया। इतनी रात को आखिर ऐसा क्या बात हो गई, ये जानने के लिए रिया उनके कमरे में आई, लेकिन अपने माता पिता की हालत देखकर दंग रह गई। क्या हुआ माँ, आखिर बात क्या है? रिया ने पूछा तो ममता जी बोली, बेटा, क्या तुम्हारी आज अपनी बहन सविता से बात हुई थी? नहीं माँ, मेरी तो कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन हुआ क्या है बेटी? वो सविता अपनी बेटी को लेकर अपने ससुराल से कहीं चली गई है और अब तक नहीं लौटी है। क्या दीदी कहीं चली गई? हैरानी होते हुए रिया ने कहा, पता नहीं बेटा, उसकी सहेलियां को भी फ़ोन करके तो देख, न जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची। कहते कहते ममता जी की सांसें उखड़ने लगी। अपने आंसू पोंछते हुए रिया तुरंत उठी और माँ को पानी पिलाते हुए बोली, माँ, अपना ख्याल रखो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा।
दीदी को। सुबह होते ही मैं दीदी की सभी सहेलियों को फ़ोन करके पूछती हूँ। इतनी रात को किसी के पास फ़ोन करना ठीक नहीं रहेगा। घर के सभी सदस्यों की जान अटकी हुई थी, लेकिन इस समय सविता की तलाश करना आसान काम नहीं था। सुबह होने पर ही कहीं जाया जा सकता था। इधर ममता जी के लिए एक एक पल काटना दुर्लभ होता जा रहा था। आंखों के आंसू जैसे किसी झरने की तरह बहते जा रहे थे। रह रहकर उनकी आंखों के सामने अपनी दोनों बेटियों के बचपन की यादें दृश्य बनकर उभरने लगी। जब सविता का जन्म हुआ था तो बेटी पैदा हुई है, ये सोचकर उसकी दादी ने उसे गोद में उठाना तो दूर, उसे देखना तक भी जरूरी नहीं समझा था। जबरदस्ती सविता के पापा ने सविता को दादी के हाथों में थमा दिया तो प्यारी सी और दूध जैसी सफ़ेद दिखने वाली सविता को देखकर दादी का चेहरा खिल उठा था। फिर 2 साल बाद रिया पैदा हुई। दोनों बेटियों जैसे माँ बाप की दो आंखें की तरह हुआ करती थी। 2 पल भी वो आंखों से ओझल नहीं हो जाती तो ममता जी को चैन न आता था। दोनों बच्चियों घर के आंगन में भी खेल रही होती तो भी ममता जी 2-2 मिनट के बाद उन्हें देखने के लिए रसोई से बाहर चली आती थी। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। पढ़ने लिखने में दोनों ही होशियार थी, लेकिन घर के काम में सविता दिल नहीं लगता था। 18 साल की सविता का जब कॉलेज में एडमिशन हुआ तो ममता जी ने उसे घर के सभी कामों में होशियार बना दिया। एक दिन सविता को कॉलेज से लौटने में 2 घंटे की देर हो गई थी तो ममता जी बेचैनी हो उठी। राम सिंह जी उन्हें समझाते हुए रहे कि कोई काम पड़ गया होगा, इसीलिए लेट हो गई होगी, लेकिन एक माँ का दिल कहाँ मानने वाला था। कभी छत पर तो कभी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती। दूर गली तक नज़र दौड़ाने लगी। दिमाग में विचार चलने लगे, जमाना खराब है, इंसान की इंसानियत अब उसके पास रही कहाँ है। आजकल तो रिश्तेदारों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, तो फिर राह चलते लोगों का क्या भरोसा। बस बेटी सही सलामत घर वापस लौट आए, भगवान को प्रार्थना करने लगी। कुछ देर बाद जब सविता दूर से आती हुई नजर आई तब जाकर ममता जी ने चैन की सांस ली। पास आते ही ममता जी शुरू हो गई, आज कॉलेज से आने में देर कैसे हो गई? पता है मुझे कितनी चिंता हो गई थी। हर रोज तो तू 2 बजे घर आ जाती है, आज पूरे 2 घंटे लेट है। अरे माँ, इसमें इतनी चिंता करने वाली क्या बात है? दरअसल मैं कॉलेज की NSS यूनिट का एक हिस्सा हूँ, जिसमें राष्ट्र सेवा और समाज सेवा के गुण सिखाए जाते हैं, इसीलिए कभी कभार प्रैक्टिस के लिए रुकना पड़ता है। अरे कोई ज़रूरत नहीं है तुझे ऐसी समाज सेवा करने की, आजकल किसी का क्या भरोसा, तू बस समय से घर आ जाया कर। चीरते हुए ममता जी ने कहा तो सविता खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अरे माँ, आप इतना डरती क्यों हैं? मैं क्या कोई छोटी सी बच्ची हूँ? आजकल की लड़कियाँ अंतरिक्ष तक पहुँच गई है, उनके घर वालों को तो चिंता नहीं सताती। तो ममता जी बोली, अरे बेटी, तू नहीं जानती कि ज़माना कितना ख़राब चल रहा है। आजकल न जाने कितनी ही लड़कियाँ एसिड अटैक की शिकार हो रही है, और आए दिन अखबार में और टीवी पर जो खबरें आती हैं उन्हें देखकर किस बेटी की माँ को डर नहीं लगेगा। पुलिस और प्रशासन की शक्ति तो सिर्फ कहने भर को है, बल्कि सच तो यही है कि आज किसी के मन में पुलिस और कानून का कोई डर बचा ही नहीं है। गंभीर स्वर में ममता जी बोलती जा रही थी तो सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप बिना मतलब ही इतना सोचती रहती है। हमारे कॉलेज में तो ऐसी लड़कियां भी हैं जो दूसरे शहरों और गांवों से आती हैं, बाकी सबका मुझे नहीं मालूम। मुझे तो अपने बच्चों की चिंता है, और आगे से तू घर देरी से लौटी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। छोड़ दे ये समाज सेवा, कौन से तुझे मेडल मिलने वाला है? इन चीज़ों में हिस्सा लेकर माँ का गुस्सा देकर सविता ममता जी के गले में हाथ डालते हुए कहने लगी, अरे माँ, आप नहीं जानती, मेरा तो सपना है UPSC क्लियर करके इस देश की सेवा करने का।
देखना, एक दिन आपको अपनी बेटी पर नाज होगा। ये बात मैं गारंटी से कहती हूँ। आज सविता की वो सारी बातें याद करके ममता जी का हृदय कांप उठा था। इतने कितने बड़े बड़े सपने थे मेरी बेटी की आंखों में, वो सारे सपने चकनाचूर हो गए। फिर हमारी एक गलती के कारण, दरअसल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद ममता जी और रामसी जी ने सविता के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। सविता ने अपने माता पिता को मनाने की लाख कोशिश की कि अभी वो शादी नहीं करना चाहती, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करना चाहती है, कुछ बनकर दिखाना चाहती है, लेकिन वे नहीं माने। बेटी, हम तो बस इतना चाहते हैं कि जल्दी से तुम्हारे हाथ पीले करवाकर तुम्हारी सुरक्षा को लेकर हम निश्चित हो जाएं। इसीलिए तुम भी शादी करके अपनी गृहस्थी बसाओ और परिवार संभालो। इसके बाद हमें तुम्हारी छोटी बहन रिया के बारे में भी सोचना है। इतना कहकर रामसिंह जी ने उसके भाग्य का फैसला खुद ही कर दिया और उसके लिए रिश्ता देखने लगे। तो आखिरकार एक बिजनेस बिचौले ने उनकी मुलाकात विकास और उसके परिवार से करवाई और ये भी बताया कि वे लोग खानदानी रईस है, उनकी दहेज को लेकर कोई मांग नहीं है। तो रामसिंह जी उसे देखने गए और उन्होंने विकास माता पिता से साफ साफ शब्द में कह दिया कि वे दहेज के सख्त खिलाफ है। तो विकास के पिता ने कहा कि हमारे लिए तो दुल्हन ही दहेज है, हम भी दहेज लेने में विश्वास नहीं करते और वैसे भी हमारे घर में कमी किस चीज़ की है। एक पिता अपनी बेटी को अपनी इच्छा से जो देना चाहता है वो दे सकता है, लेकिन हमारी कोई मांग नहीं। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि शादी 20 दिन के भीतर ही हो। विकास के माता पिता के विचार जानकर ममता जी और रामसिंह जी थोड़े चिंतित होते हुए पर दहेज के मांग नहीं थी, यह जानकर थोड़े संतुष्ट हो गए और रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन शगुन की रस्म से ठीक एक दिन पहले बिचौलियों का फ़ोन आया। देखिए भाई साहब, वैसे तो आप सारा इंतजाम अच्छा से ही करेंगे, लेकिन लड़के वाले बस इतना चाहते हैं कि रिश्तेदारों के सामने उनकी इज्जत बनी रहे। इसीलिए शगुन के थाल में कम से कम 2 लाख रुपए की नकद राशि जरूर रखिएगा और लड़के के माँ बाप और बहन के लिए सोने की जेवर तो होनी ही चाहिए, बाकी जो देना है वो आपकी इच्छा। ये सुनकर रामसिंह जी के अचंभित रह गए, लेकिन फिर ये सोचकर कि लड़के वालों ने सिर्फ एक ही डिमांड रखी है, इसीलिए उन्होंने उनकी ये बात मान ली। खुशी भरे माहौल में सारी तैयारियां चल रही थी, लेकिन शादी के 3 दिन पहले लड़के की माँ दामिनी जी का फ़ोन ममता जी के पास आया और बोली, बहन जी, हम चाहते हैं कि रिश्तेदारों के जो कपड़े आप दे वो ब्रांडेड हो और साड़ियाँ भी कम से कम 2-2 हज़ार की होनी ही चाहिए। रामसिंह जी और ममता जी को कुछ बुरा तो लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना कोई विरोध जताए उनकी ये बात भी मान ली। फिर अगले दिन लड़के के पिता ने कहा, अरे समधी जी, अपनी दामाद को गाड़ी कौन सी दे रहे हैं? तो रामसिंह जी ने कहा, लेकिन भाई साहब, गाड़ी देने की तो कोई बात ही नहीं हुई। तो विकास के पिता बोले, अरे इसमें बात क्या करनी, ये सब तो आजकल ज़रूरी है। ये सुनते ही रामसिंह जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने कहा कि ये सब तो हमारे वजह से बजट से बाहर हो जाएगा। अरे नहीं रामसिंह जी, शादी ब्याह में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता ही रहता है। हमने तो आपको सूचित कर दिया है, बाकी आपकी मर्जी, कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। ये बात जब ममता जी ने सुनी तो हैरान रह गई। इन लोगों की तो डिमांड बढ़ती ही जा रही है, हमें दूसरी बेटी की थी भी तो शादी करनी है। तो रामसिंह जी बोले, लेकिन ममता, कल शादी है और शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है, अब हम पीछे नहीं हट सकते। तुम सविता और रिया को कुछ मत बताना, मैं सब देख लूँगा। कर्ज लेकर जैसे तैसे उन्होंने सारा इंतजाम किया। पूरे ठाट और रस्मों रिवाज के साथ विवाह संपन्न हुआ।
अब ममता जी और रामसिंह जी अपनी बेटी के लिए निश्चित हो गए थे कि बेटी खाते पीते घर की है, गई है। शादी के बाद जब सविता पहली बार उनसे मिलने आई तो उसके चेहरे पर रौनक देखकर माता पिता अपनी सारी चिंताएं भूल बैठे थे। लेकिन केवल 2 महीनों में ही उन्हें सविता के व्यवहार में परिवर्तन दिखने शुरू हो गई। जो सविता फोन पर खूब हंसती, खिलखिलाती हुई बातें किया करती थी, अब वही सविता माता पिता और बहन की कुशलता पूछकर जल्दी से फ़ोन रख देती। रिया को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए अपनी बहन को बार बार फ़ोन करके उसका हालचाल जानने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हर बार ससुराल वालों में से ही कोई फ़ोन उठाता। एक बार तो विकास की बहन ने रिया को मजाक में ताना भी कस दिया कि कम से कम नवविवाहित जोड़े को प्राइवेट टाइम भी बिताने दिया करो। फ़ोन करके बार बार उन्हें डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं। रिया ने जब ये बात अपने माता पिता को बताई तो राम सिंह जी और ममता जी बोले, बात तो ठीक है, हमें वहाँ ज़्यादा फ़ोन नहीं करना चाहिए। जैसे तैसे बेटी के बिना जीने की उन्होंने आदत डाल ली। आखिरकार एक दिन ममता जी के पास फ़ोन आया और एक दबी हुई सी आवाज़ उनके कानों में पड़ी, माँ, हम लोग बहुत बड़ा धोखा खा बैठे। मेरे ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं, बेहद लालची है, इंसान के भेष में दरिंद्र है। सविता बेटी, ये तू क्या कह रही है? ममता जी का दिल कांप उठा। लेकिन बेटी, हमने तो तेरी शादी में कहीं कोई कमी नहीं रखी, फिर भी तेरे ससुराल वालों को शिकायत क्यों? तो सविता रोते हुए बोली, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई माँ। इन लोगों ने अपने जिस बिजनेस के बारे में हमें बताया था, दरअसल वो बिजनेस तो इनका है ही नहीं। आपका दामाद तो बेरोजगार है, असलियत सामने ना आ जाए इसलिए उन्होंने शादी के लिए जल्दी की लालच तो कूट कर भरा है। इन लोगों ने शुरू में तो उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। एक दिन मेरी सासू माँ मेरे पास आई और बोली कि नया काम शुरू करने के लिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, लेकिन पैसों की व्यवस्था करने में कुछ समय लग जाएगा, इसीलिए तुम अपने पापा से 2 लाख रुपए लेकर आ जाओ। लेकिन मैंने जो भी साफ कह दिया कि अभी तो मेरे पापा ने मेरी शादी की है, अपनी हैसियत से बढ़कर उन्होंने मेरी शादी में खर्च किया है। अब मैं उन्हें कैसे पैसे देने को कह सकती हूँ? तो सास ने कहा, हम कौन सा हमेशा के लिए मांग रहे हैं, उधार ही समझकर दे दे, जब मन पड़ेगा तब लौटा देंगे। लेकिन माँ, मैंने मना कर दिया कि मैं अपने पापा से पैसे हरगिज नहीं मांगूंगी, चाहे जो भी हो जाए। बस इसी बात पर वे लोग मुझसे खारी खोटे सुनाने लगे। बैठे हैं रात दिन मुझे सताते हैं, न तो मुझे घर से बाहर निकलने देते हैं और न ही फ़ोन पर बातें करने देते हैं कि कहीं मैं किसी से कुछ बोल ना दूँ। अपनी लाडली बेटी सविता की पीड़ा सुनकर ममता जी का कलेजा मुंह को आने लगा। फिर कांपते स्वर में बोली, लेकिन बेटी, अब तू कहाँ से फ़ोन कर रही है? तो सविता बोली कि मेरे सास ससुर कहीं बाहर गए हैं और विकास भी सुबह ही कहीं निकल गए थे। ननद नहाने गई तो चुपके से उसका फ़ोन उठाकर ले आई ताकि आपसे बात हो सके। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। अगर मेरी ननद ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। आप एक बार पापा से बात ज़रूर करना ताकि वो कोई कड़ा कदम उठा सके। कहते हुए सविता ने फ़ोन रख दिया। इधर ममता जी ने रामसिंह जी को फ़ोन करके जल्दी से आने को कहा। ममता जी की घबराई हुई आवाज़ सुनकर रामसिंह जी तुरंत घर पहुँचे तो ममता जी ने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी और कहने लगी कि अब आप ही कुछ कीजिए, पता नहीं हमारी बच्ची कैसे घुट कर जी रही होगी वहाँ पर। नहीं ममता, ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं बल्कि समझदारी से काम लेने का है। हम कल ही सविता के ससुराल चलते हैं उससे मिलने के लिए। हमसे मिलकर उसे कुछ हौसला होगा। कोशिश करेंगे कि उसे कुछ दिनों के लिए अपने घर ले आए। अगले दिन रामसिंह जी और ममता जी अपनी बेटी के घर पहुंच गए। ममता जी ने अपनी लाडली को नज़र भर कर देखा तो हैरान रह गई कि जो चेहरा कभी फूलों की तरह खिलता था आज उसी चेहरे से
रौनक बहुत दूर चली गई थी। आवभगत की तो बात ही दूर, वे तो देखकर हैरान थे कि शादी के समय जो लोग उन्हें हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे, आज उन्हीं चेहरों पर केवल गुस्से से के भाव नजर आ रहे थे। वे स्वयं को वहां खड़े ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे जेल के सामने कोई अपराधी खड़ा हो। जब अपनी बेटी सविता से मिले तो खुलकर बात नहीं हो पाई, क्योंकि सब लोग आसपास ही मंडरा रहे थे। औपचारिकता बातचीत के अलावा सविता कुछ बोल ही नहीं पाई। आखिरकार हिम्मत जुटाकर उन्होंने सविता के ससुर से पूछ ही लिया, भाई साहब, आपकी इजाज़त हो तो हम कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को अपने घर ले जाना चाहते हैं। तो सविता के ससुर ने कहा कि अगले हफ्ते बहन के बेटे की शादी है और सब लोग का जाना जरूरी है। ये कहकर उन्होंने सविता को भेजने से मना कर दिया। ठीक है, हम उसके बाद ले जाएंगे, कहकर रामसिंह जी और ममता जी बुझे मन से वापस अपने घर लौट आए। जिस बेरुखी और अपमान भरे भरे वातावरण में 2 घंटे काटना भी उनके लिए दुर्लभ हो रहा था, उसी वातावरण को उनकी बेटी 24 घंटे झेलती है। सोच सोचकर ममता जी का हृदय हाहाकार कर रहा था। अब तो आए दिन सविता पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। कभी खाना बनाने में जरा सी भी देरी हो जाती तो उसका पति ही आसपास पड़ी कोई भी चीज़ उठाकर उस पर दे मारता। एक दिन विकास का मोबाइल कमरे में पड़ा देखकर सविता अपने माता पिता को फ़ोन लगाने की कोशिश कर ही रही कि तभी विकास कमरे में आ गया। सविता के हाथ में अपना फ़ोन देखा तो उसका मुंह दबोचकर चिल्ला पड़ा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझसे बिना पूछे मेरा मोबाइल इस्तेमाल करने की? आइंदा मेरी किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर सविता एकदम से सहम सी गई कि किसी दिन मौका देखकर उसने अपने घर पर फ़ोन किया तो रिया ने फ़ोन उठाया तो सविता ने रोते हुए कहा कि अब और सहन नहीं होता। रिया, पापा को बोल मुझे इस नर्क से निकाल कर ले जाए, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। कहते हुए सविता फपक कर रो रही पड़ी। ममता जी और रामसिंह जी उस समय बाजार गए हुए थे। जैसे ही वो घर लौटे तो रिया बोली, क्यों माँ, जब सविता दीदी कॉलेज जाती थी तब तो आपको उनकी सुरक्षा की बहुत चिंता रहती थी ना। एक बार जाकर देखो दीदी के ससुराल उन दरिंदों के बीच क्या हो सुरक्षित है। अरे थप्पड़ में तमाचे तो बहुत छोटी सी बात है, जितनी यातनाएं उन्हें झेलनी पड़ रही है ना, उसे देखकर तो यही लगता है कि वो लोग दीदी को जान से मारकर ही दम लेंगे। जाकर ले क्यों नहीं आते उसे वहाँ से? बेटी की बात सुनकर रामसिंह जी बोले, लेकिन रिया, तेरे रिश्ते की बात चल रही है और अगर लड़के वालों को इस बात का पता लग गया कि तेरी बड़ी बहन अपने मायके आकर बैठी है तो इस घर से रिश्ता वो हरगिज नहीं जोड़ेंगे। और वो तो क्या, कोई भी हमारे साथ रिश्ता जोड़ना पसंद नहीं करेगा। वो तो सही सोचेंगे ना कि माँ बाप की परवरिश में ही कमी थी। नहीं पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? एक बेटी की शादी के लिए क्या आप दूसरी बेटी की बलि दे देंगे? और वैसे भी दीदी का हाल देखकर मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती। बेटी का हाल जानकर ममता जी बोली, आप मेरी बेटी को अभी के अभी उसके ससुराल से ले आइए। अगर वे लोग न भेजे तो ज़बरदस्ती लेकर आ जाओ, लेकिन झूठी मान मर्यादों के नाम पर मैं अपनी बेटी की कुर्बानी नहीं दे सकती। तो रामसिंह जी ममता जी को समझाते हुए कहने लगे कि तुम लोग मेरी बात समझने की कोशिश करो। कुछ दिनों में जब सविता की गोद में एक नन्हा मुन्ना आ जाएगा तो ससुराल में उसकी जगह अपने आप बन जाएगी। और अगर तब भी वे लोग न सुधरे तो मैं जात बिरादरी के लोगों को उनके घर पर इकट्ठा करूँगा। समाज में अपनी बेइज्जती होते देख उन्हें अपना व्यवहार तो बदलना ही पड़ेगा। दिन ऐसे ही बीतते रहे। कुछ दिनों बाद सविता ने एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया, लेकिन बेटी पैदा करने के बाद ससुराल वालों की नज़र में वो और भी अधिक गुनाहगार बन गई। अब तो आए दिन उसकी सास अपने बेटे की दूसरी शादी
करवाने की धमकी देने लगी। एक दिन सविता की सास उसके पास आकर कहने लगी कि अगर इस घर में रहना चाहती हो तो अपने पास से कहकर तुरंत पैसों का पापा से कहकर तुरंत पैसों का इंतजाम करवाओ। तो सविता ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि उनके पास पैसे नहीं है। अच्छा मकान तो है तेरे पिता के पास, उसे बेचकर ही पैसे जुटा ले। इतना तो एक पिता अपनी बेटी के लिए कर ही सकता है। सासू माँ के लिए इतना कहने पर सविता बोल उठी, माँ जी, बेटी तो आपकी भी है, क्या आप उसके ससुराल वालों को इतना पैसा देंगे? इतना कहने भर थी कि देर थी कि विकास ने आगे बढ़कर एक जोरदार चमचा सविता के गाल पर जड़ दिया। बेशर्म, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी माँ से जुबान लड़ाएगी। तभी सास कहने लगी कि चल बेटा, क्यों इसके मुंह लग रहा है, जल्द ही हम इसका इलाज कर देंगे। दोनों माँ बेटे पैर पटकते हुए बाहर आंगन में आकर बैठ गए। सविता जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगी तो उसके कानों में अपने पति और सास की कुछ बातें सुनाई पड़ी। सास बेटे से कह रही थी कि इस बार अगर मानती है तो ठीक है, नहीं तो पहले बेटी को ठिकाने लगा, उसके बाद इस महारानी को। तेरी दूसरी शादी में हम खूब दहेज लेंगे। सुनते ही सविता के पैरों तले जमीन खिसक गई, सिर चकराने लगा। उसका अगले दिन जब सब घर वाले सो रहे थे तो सविता चुपके से घर से बाहर निकली और किसी से मोबाइल मांगकर अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा, माँ, फैसला कर चुकी हूँ, आज ही मैं अपनी बेटी को लेकर मायके आ रही हूँ। बस इतना जानने के लिए फ़ोन किया है कि क्या मेरे इस फैसले में मेरे माता पिता मेरे साथ है या नहीं। लेकिन बेटी, हुआ क्या है, साफ साफ बता माँ, बता। माँ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि अब मेरा यहाँ रहना मुमकिन नहीं। अब तक ये लोग मेरे साथ जो कर रहे थे सो कर रहे थे, लेकिन अब बात मेरी बेटी पर आ पड़ी है और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने सिर्फ ये पूछने के लिए फ़ोन किया है कि क्या मैं अपने घर वापस आ सकती हूँ। तो ममता जी बोली, लेकिन बेटी, आज तेरी छोटी बहन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, बस कुछ ही देर में पहुँचते होंगे। उनके जाने के बाद मैं तेरे पापा से बात करती हूँ, ठीक है माँ? हताशा भरे स्वर में सविता बोली और फ़ोन रख दिया। आधी रात को सविता के ससुराल से गायब होने की खबर आ गई। बिस्तर पर लेटी ममता जी अपनी यादों से बाहर आई। देखा तो सुबह हो चुकी थी। राम सिंह जी पड़ोस में रहने वाले अपने दोस्त से सलाह लेने निकल गए कि आखिर किया क्या जाए। इधर रिया सविता की सहेलियों को फ़ोन करके सविता के बारे में पूछ रही थी। तभी ममता जी अपने कमरे की दीवार पर लगी सविता की तस्वीरों को देखकर रोने लगी। तू कहाँ है मेरी बच्ची? किस हाल में है? कितनी लाचार हो गई हूँ आज मैं। ममता जी का हृदय चित्कार हो उठा। उसी समय फ़ोन की घंटी बज उठी, जिसे सुनते ही ममता जी की सांस अधर में अटक गई। आज इतना साहस उनमें से नहीं था कि वो फ़ोन उठाकर अपनी बेटी के बारे में कोई बुरी खबर सुन सके। तभी रिया बिना देरी किए दौड़ती हुई अंदर आई और फ़ोन उठाकर कपकपाती हुई आवाज़ में बोली, हेलो। तो दूसरी ओर से किसी व्यक्ति ने कोई संदेश दिया, जिसका फ़ोन कटते ही रिया ने कहा, भगवान ने हमारी सुन ली। माँ, दीदी बिल्कुल ठीक है। क्या तू सच कह रही है बेटी? ममता जी के मुरझाए चेहरे पर एक मुस्कान सा आ गई। माँ, दीदी कल शाम को ही गुड़िया को लेकर महिला आयोग के पास पहुँच गई थी। वहाँ दीदी बिल्कुल सही सलामत है और आयोग की मदद से उन्होंने ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। यही बताने के लिए उन्होंने फ़ोन किया था ताकि हम उसकी चिंता न करें। तब तक राम सिंह जी भी घर आ चुके थे। रिया के मुंह से ये सुनते ही वो घर से बाहर जाने लगे तो ममता जी ने टोका कि कहाँ जा रहे हो? तो राम सिंह बोले कि अपनी बेटी सविता को अपने घर लाने जा रहा हूँ। भगवान ने हमें अपनी गलती सुधारने का मौका दिया है और इस मौके को मैं गंवाना नहीं चाहता। अच्छा, समाज वाले क्या कहेंगे, आज उसकी फिक्र नहीं क्या? ममता जी बोली।
तो राम सिंह जी ने कहा कि आज समाज वाले चाहे कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर राम सिंह जी घर से चले गए और दोपहर को अपनी लाडली बेटी और नातिन को लेकर घर लौटे। तभी राम सिंह जी के पास एक फ़ोन आया। मुबारक हो राम सिंह जी, लड़के वालों को आपकी बेटी रिया पसंद है। तो राम सिंह जी बोले कि माफ़ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन मैं अभी रिया की शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं अब अपनी बिटिया को आगे पढ़ाना चाहता हूँ ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ऐसा कहकर राम सिंह जी ने फ़ोन रख दिया। ममता जी और उनकी दोनों बेटियां बड़ी हैरानी से राम सिंह जी की ओर देख रही थी। शायद उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी राम सिंह जी बोले, और सविता बेटी, अब तुम्हारा उस नालायक विकास से तलाक हो ही जाएगा तो तुम भी अपनी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दो। मैं अपनी दोनों बेटियों को इस समाज में शान से सर उठाकर चलते हुए देखना चाहता हूँ। राम सिंह जी के इतना कहने की देर थी कि दोनों बेटियां मुस्कुराते हुए उनके सीने से लग गई। लगभग 2 महीने बाद सविता का विकास से तलाक हो गया। सविता जी जान से अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट गई। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। आज तलाक के 3 साल के बाद वही विकास जो कभी अपनी पत्नी को दहेज के लिए परेशान किया करता था, आज वो अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए भटक रहा था। उसकी बहन के साथ उसके ससुराल वाले बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर रहे थे जैसे कभी वो लोग खुद अपनी बहू के साथ किया करते थे। बहन के ससुराल वालों के खिलाफ अर्जी लेकर जब विकास अपनी मां और बहन को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा तो उस समय एसपी साहब ऑफिस में नहीं थे। विकास की मां और बहन वहीं एक कुर्सी पर बैठ गई और विकास ने अपनी अर्जी सामने टेबल पर रख दी। थोड़ी देर में एसपी की वर्दी में एक महिला तेज कदमों के साथ चलती हुई आई और सामने आकर कुर्सी पर बैठ गई और उस महिला को देखकर विकास के दो तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि एसपी की कुर्सी पर बैठी वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी सविता थी। सविता ने एक नज़र उठाकर उन लोगों की ओर देखा तो विकास की बहन के चेहरे और शरीर पर नीले काले निशान पड़े हुए थे। उसे देखते ही सविता को अपना समय याद आ गया। आंखों से आंसू निकलने को बेताब हो उठे, लेकिन फिर खुद को संयत करते हुए किसी अनजान की तरह अपने टेबल पर रखा। वो पेपर उठाया और पढ़ने लगी। इधर विकास की माँ और बहन की ऐसी हालत हो रही थी कि जैसे काटो तो खून। नहीं तो तभी सविता बोली, ओह दहेज का केस है, मारा पीटा भी जाता है तुम्हारी बहन को और मायके से पैसे बुलाने को भी बोला जाता है। ये सारी बातें तो आजकल आए दिन सुनने को मिलती है, क्यों मिस्टर विकास? सविता ने विकास की ओर देखते हुए कहा तो विकास पसीने से तरबतर हो गया। शर्मिंदगी के कारण नजरें झुकाए वे लोग वहां से उठकर चल दिए। पुलिस कांस्टेबल ने उन्हें पीछे से आवाज़ दी, लेकिन वे मुड़कर वापस नहीं आए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक